कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 5 मिनट स्टडी पर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि आपकी क्लास 9 हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, किंग जो हमारे लुईस 16 किंग थे फ्रांस के, उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए, कितनी सोसाइटीज को डिवाइड किया, एंड दैट्स ऑल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो साइड में जो लिखे हैं लाइन के उस तरफ, उनको आप प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्या हुआ था, कि इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन डे के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्या हुआ था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था। तो उसमें जो था, जो पेरिस जो स्टेट था, उसमें एक अलार्म सा बच गया था कि जो किंग थे लुईस 16 जो किंग थे, उन्होंने ट्रूप्स को कमांड किए थे जिससे वो सिटी में मूव करें। अफवाहें जो रूमर्स थी, अफवाहें उनको चारों तरफ फैला दिया गया था। ठीक है, कुछ 7,000 मेन और वुमेन जो थे वो एक साथ इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट जो कि फ्रांस की जेल थी, बेस्टाइल फोर्ट पर हमला कर दिया गया था, जिसमें जितने भी जो भी थे हमारे प्रिजनर्स थे उन सबको जेल से रिहा कर दिया गया था। जितने भी स्विस गार्ड्स थे उन सबको मार दिया गया था। पूरी तरह से दंगा मच चुका था। और इसी दिन को 14 जुलाई 1789 को आज के रूप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई यानी जो अभी 14 जुलाई आने वाला है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दिन कहलाएगा फ्रांस के अंदर, क्योंकि इसी दिन ही बेस्टाइल के जो प्रिजन फोर्ट था उस पर हमला किया गया था। बेस्टाइल में बहुत सारे प्रिजनर्स को मारा भी गया था, उनको रिलीज भी किया गया था। और 7 प्रिजनर्स को कम से कम मतलब टोटल जो 7 प्रिजनर्स थे उनको वहां से रिहा किया गया था। और जितने भी फोर्ट्रेस थे वो सब डिमोलिश्ड हो गए थे और जितने भी स्टोन फ्रेगमेंट्स थे वो सारे मार्केट्स में बेच दिए गए थे उन लोगों को जो कि इस डिस्ट्रक्शन के सवियर्स थे। ठीक है, ये जो डे था ये पेरिस और उसके कंट्री साइड दोनों जगह पर ये हुआ था, जो कि फ्रांस में था। और इसी को ही हम 14 जुलाई 1789 को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि किंग ने क्या क्या रूल्स लिए थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की, जो कि 18th सेंचुरी के लेट में थी। अब क्या हुआ, 1774 को लुईस 16 को फ्रांस का राजा बना दिया गया, जो कि राजाओं के बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। वो 20 साल के थे और उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी ऑस्ट्रिया की रानी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिट से हुई थी। अब बहुत सालों पहले जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस थी फ्रांस की वो थोड़ी बहुत खत्म हो गई थी। तो इसकी कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए और जो वर्साइल्स के प्लेस पर जितना भी एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट का जो भी जितना भी खर्चा हुआ था, लुईस 16 के अंडर में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मदद दी थी कि जिससे वो अपनी वापस से जो हमारी ब्रिटेन के साथ जो की कॉमन दुश्मनी है उससे वो इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। अब जो लुईस 16 थे उन्होंने क्या किया कि टैक्स कैसे लिया जाए। लुईस 16 ने जो उनका जो कोर्ट होता था वर्साइल्स पैलेस में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे लोगों से टैक्स लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि पहला ई स्टेट हमारा है। हम स्टेट नहीं बोलेंगे, STATE हम नहीं बोलेंगे, हम इसे ई स्टेट नाम से बोलेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट ई स्टेट। तो टोटल लुईस 16 ने 3 स्टेट्स में इनको डिवाइड किया था, जिसमें से पहला ई स्टेट हमारा क्लर्जी था। अब क्लर्जी में कौन से लोग आते हैं, जो चर्च के लोग थे जिनको बर्थ से प्रिविलेज नहीं किया जाता था, क्लर्जी में चर्च के पीपल आते थे। सेकेंड ई स्टेट में हमारे नोबिलिटी आते थे। नोबिलिटी कौन, जो राजा के फैमिली से है, यानी कि खुद राजा और राजा की फैमिली। ठीक है, थर्ड स्टेट में कौन आते थे, पीजेंट्स यानी किसान, शॉपकीपर, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं, जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं, लाइक बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, लॉयर हैं, आर्टिशियंस हैं, छोटे पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स हैं, ये सारे लोग किस में आते थे, हमारे
थर्ड ई स्टेट में। तो ये 3 स्टेट लुईस 16 ने टैक्स पाने के लिए डिवाइड कर दिए थे। अब ये लोग क्या करते थे कि टैक्स पाने के लिए ये लोग थर्ड ई स्टेट से टैक्स लेते थे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये दोनों जो ई स्टेट थे, ये थर्ड ई स्टेट से टैक्स लेते थे और ये जो सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। ये जितना भी टैक्स लेते थे वो थर्ड स्टेट से लेते थे। अब आपके बुक का पेज नंबर 5 खोलिए और उसमें आपको फिगर नंबर 3 दिख रही होगी, द स्पाइडर एंड द फ्लाई। उसमें क्या कह रहा है वो, जो भी पुअर, जो भी गरीब है, जितना भी वो लोग टैक्स लेके आ रहे हैं, वो सब अपने घर से अनाज, फ्रूट, मनी, जो भी है वो सब कुछ लेके आए। और जो नोबल मैन है वो स्पाइडर की तरह इन पीजेंट्स पे बैठने के लिए तैयार, यानी उनसे टैक्स लेने के लिए रेडी है वो। और वो कह रहा है कि जितना तुम शैतान के लिए लाओगे उतना ही उससे ज्यादा उससे चाहिए। यानी कि वो एक के बाद एक उनसे टैक्स लेते ही जा रहे थे। उनका टैक्स बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको बहुत परेशानी फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन वो भी क्या करें, लुईस 16 उनके राजा थे और उनको उनके राज्य का पालन करना था। तो ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ, 3 स्टेट्स में डिवाइड हुए। पहला क्लर्जी, दूसरा नोबेलिटी और तीसरा हमारा पीजेंट, शॉपकीपर, मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, आपकी बुक का फिगर नंबर 2 पेज नंबर आप अपनी 4 में देखिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। और अब ये लोग क्या करते थे, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे। और ये जो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये टैक्स नहीं देते थे। और इन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया गया ताकि इनकी जो जितनी भी वो निकल जाए, जितना भी इनका रेवेन्यू निकल जाए, वो सब ये लोग थर्ड ई स्टेट से लेते थे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे फूड ग्रेन्स की कमी की वजह से लोगों को सर्वाइव करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। तो हमारा पहला पॉइंट है, फ्रांस पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। इट मीन्स जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन जो कि 1715 में थी, वो अचानक से बढ़ गई 28 मिलियन हो गई 1789 में। इससे क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो एकदम से बढ़ गई, लेकिन जो प्रोडक्शन थे ग्रेन्स के उनकी डिमांड नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि लुईस 16 ने टैक्स इतना ले रहे थे वो थर्ड ई स्टेट से कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो जो प्राइस जो थी उनकी ब्रेड की, जो कि फ्रांस की स्टेपल डाइट थी। स्टेपल डाइट का मतलब जैसे तमिलनाडु में रोज इडली सांभर खाया जाता है, वो वहां की स्टेपल डाइट है। उसी तरह से जो फ्रांस की स्टेपल डाइट थी ब्रेड, उसकी प्राइस भी अचानक से बढ़ गई। प्राइस बढ़ने की वजह से जो वर्कर्स की जो वेजेस थी, यानी कि जो काम करने वाले लोगों की जो तनख्वाह थी, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उनकी ना तो वेजेस बढ़ी है ना, उनकी फिक्स वेज थी। तो जो गैप हुआ रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता चला गया और इसी सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जाना गया है। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लाइवलीहुड की बेसिक नीड्स हो वो एंडेंजर्ड में हो। तो ये थी हमारी स्ट्रगल टू सर्वाइव की कहानी, कि स्ट्रगल टू सर्वाइव में कैसे लोगों ने सर्वाइव किया। और अगर हम इसका सिंपल सा डायग्राम देखें तो वो डायग्राम है ये। चलिए मैं आपको शो करती हूँ। देखिए तो यहाँ पर मेरे पास डायग्राम है। तो देखिए, खराब फसल हुई तो फूड्स की स्कैरसिटी हुई, स्कैरसिटी की वजह से प्राइजेस बढ़ गए। तो जो गरीब लोग थे वो ब्रेड खरीदने के रहे नहीं। तो इससे 2 तरीके के लोग हुए, वीकर बॉडीज हुई, लोगों की वीक बॉडी हुई, और फूड राइट्स यानी दंगे फसाद करके खाने ले रहे थे। तो जो फूड राइट्स थे वो दंगे फसाद कर रहे थे तो उनकी डायरेक्ट डेथ हुई। लेकिन जो वीकर बॉडीज थी उनकी पहले डिसीज हुई उनकी बॉडी में, फिर उनको डेथ हुई।
तो ये थी सिचुएशन ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, एडवांटेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। आज मैंने आपको 3 टॉपिक्स कराए हैं। स्ट्रगल टू सर्वाइव, 3 8 स्टेट्स के बारे में बताया है और बेस्ट स्टाइल 4 के बारे में बताया है। तो आई होप आपको मेरा पार्ट 1 समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो मेरे चैनल को फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और मेरे सेकंड चैनल 0 डिग्री को फॉलो कीजिए। अगर आपको ब्यूटी टिप्स, हेयर रेमेडीज वगैरह सब कुछ चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल को फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो एंड चेक इट आउट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।